मेरा नाम प्रताप है और मैं पंजाब के एक छोटे से और शांत गांव का रहने वाला हूं। मैं आपको दो सच्ची कहानियां बताने वाला हूं। ये पहली घटना जो मैं बता रहा हूं, ये हमारे एक पड़ोसी के साथ हुआ था। हमारे पड़ोसी 4 भाई हैं और वो सब साथ में ही रहते हैं। उनमें से एक भाई, जिसका नाम दारा है, वो अपनी वाइफ के साथ बाहर घर के आंगन में ही सोया करता था और उनके बाकी भाई और बच्चे अंदर कमरों में सोते थे। रोज की तरह एक रात दारा और उसकी बीवी दोनों चारपाई पर सो रहे थे कि अचानक उसकी वाइफ की एक हल्की सी आवाज से आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे ही अपने पति की चारपाई की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और पैर उल्टे थे, वो उनके पति की चारपाई के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। वो औरत बहुत भयानक थी और फिर कुछ देर चक्कर लगाने के बाद वो दारा की चारपाई के एक कोने पर जाकर बैठ गई। ये देख के वो इतना डर गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। कुछ देर वहीं चारपाई के कोने पर बैठे रहने के बाद वो औरत वहां से उठ के चली गई। ये सब देखकर दारा की वाइफ डर तो गई थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन फिर अगली रात फिर से वही औरत आई और दारा की चारपाई के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी और फिर एक कोने पर बैठ गई। दारा की वाइफ आज भी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। वो औरत पहले दिन की तरह कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठ के चली गई। अगले दिन दारा की वाइफ ने सब घर वालों को यह बात बता दी, लेकिन शायद ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अगली रात उसी टाइम पर वो औरत फिर से आई। लेकिन इस बार वो दारा के नहीं बल्कि उसकी वाइफ की चारपाई के चारों तरफ घूम रही थी। घूमते हुए वो औरत बहुत ही हल्की सी लेकिन खून जमा देने वाली आवाज निकाल रही थी और फिर वो कुछ देर बाद उनकी चारपाई के एक किनारे पर आकर बैठ गई। दारा की वाइफ जागी तो हुई थी, लेकिन वो सोने का नाटक कर रही थी। वो औरत उनके कान के पास आई और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, मैं जानती हूं तू जाग रही है। और ये बोल के वो औरत वहां से गायब हो गई। अगले दिन जब सबको ये बात पता चली तो सबने यही सोचा कि पक्का तुमने कोई सपना देख लिया होगा। किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगली रात दारा की वाइफ हल्की हल्की आंखें खोले लेटी हुई थी, क्योंकि डर के मारे उनको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन दारा रोज की तरह 2 पैग लगा के सो रहा था। रात के 1 बज गए, लेकिन वो औरत आज अभी तक नहीं आई थी। तो दारा की वाइफ ने खैर मनाई, सोचा कि शायद अब वो औरत यहां नहीं आएगी, और वो बाथरूम जाने के लिए उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। उनका बाथरूम घर के मेन गेट से बाहर है। जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उनकी देवरानी गेट से बाहर की ओर जा रही है। उन्होंने अपनी देवरानी को कई आवाज भी लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब दारा की वाइफ ने बाहर की तरफ झांका तो देखा कि उनकी देवरानी टॉयलेट के दरवाजे की ग्रिल से उन्हें देख रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर के अंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो उस कमरे के सामने से गुजरने लगी जहां उनकी देवरानी सोती थी, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी देवरानी तो वहीं अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। यह देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सकी और एक जोर की चीख मारी। उनकी चीख सुनकर सब घर वाले उठ गए और उनके पास आए तो उन्होंने उन लोगों को सारी बात बता दी। अब घर वालों को लगने लगा
कि पक्का कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतनी बार वहम नहीं हो सकता। इसलिए अगली सुबह उन्होंने गांव के एक सियाने मतलब कि एक बाबा को वहां बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसने कुछ देर मंत्रों का जाप किया और फिर बताया कि पड़ोस के गांव की एक औरत जो काला जादू करती है, उसने तुम्हारे पति पर एक प्रेत को छोड़ा है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन तुम्हारे पति की किस्मत अच्छी है कि वो उस प्रेत को कभी अकेले में नहीं मिला और रात में तुम उस प्रेत के आने पर जाग जाती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाती थी और तुम्हारे सोने के इंतजार में उस चारपाई के किनारे बैठ जाती थी। अगर तुम सो जाती तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचता। ये प्रेत अकेले में ही किसी को मार सकते हैं। तुम उसकी रुकावट बन रही थी, इसीलिए वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। फिर दारा ने बताया कि उसने पड़ोस के गांव की उस औरत को किसी के घर पर कुछ रखते हुए पकड़ लिया था और शायद इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहती है। फिर उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उनके घर पर कुछ छिड़का। उस दिन के बाद उनके साथ वैसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दारा अगर उस प्रेत को अकेले में मिल जाता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। ये दूसरी कहानी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये मेरे कॉलेज के दिनों की एक सच्ची घटना है। उन दिनों मैं मोहिंद्रा कॉलेज पटियाला से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। हमारा कॉलेज पटियाला के राजा मोहिंदर सिंह का सजा महल हुआ करता था। मतलब कि यहां वो अंग्रेजों के टाइम में दुश्मनों को सजा दिया करते थे, जैसे किसी को फांसी देना या कुछ भी। फिर उसके कुछ साल बाद ये महल कॉलेज बनाने के लिए दे दिया गया। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी रात को हमारे कॉलेज में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि रात को कॉलेज में से किसी के जोर से चीखने की आवाजें आती हैं और कुछ लोग कॉलेज के ऊपर से उन्हें घूरते रहते हैं। हमारे कॉलेज की बनावट भी बिल्कुल किसी महल के जैसी है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज गया तो मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो बस उस कॉलेज में जाकर बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए। उनमें से 2 लड़के सेकंड ईयर के थे। वो अक्सर हमें कॉलेज की वो सब डरावनी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन हम फर्स्ट ईयर वाले उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। एक शाम हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होना था, जो कि रात 9 बजे तक चलना था। तो हमारे सीनियर दोस्तों ने कहा कि तुम हमारी बात नहीं मानते तो आज हम तुम्हें सबूत देकर अपनी बात साबित करेंगे। हम भी तैयार हो गए। फिर अगले यूथ फेस्ट के दिन मैं और मेरे 5 दोस्त जशन, आशीष, मनप्रीत, मुस्कान और नेहा, हमने कॉलेज की मेन बिल्डिंग में जाने का प्लान बना लिया। यूथ फेस्ट ऑडिटोरियम में ही होना था। हम लोग 8 बजते ही यूथ फेस्ट के बाहर निकल के कॉलेज की मेन बिल्डिंग की ओर चल दिए। सर्दियों के दिन थे और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। ऊपर से कोहरा भी बहुत घना था, इसीलिए हम लोग टॉर्च लेकर बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे। हमें सीनियर्स ने बताया था कि कॉलेज के एक कपल ने कॉलेज की एक बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उनकी आत्मा आज भी उस बुर्ज में घूमती है। बुर्ज होता है बहुत ही ऊंचा किला, जैसे 4 मीनार। तो हमने सबसे पहले वहीं जाने का फैसला किया। हम सब अंधेरी बिल्डिंग से होते हुए ऊपर सीढ़ियों से बुर्ज की तरफ जाने लगे। अंधेरा बहुत था और ठंडी जमा देने वाली हवा चल रही थी, जिसमें आज एक अजीब सी मनहूसियत थी। सभी को अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन वो डर भूत का नहीं था, बस अजीब सा फील हो रहा था। कुछ गलत, बहुत गलत। अब हम कॉलेज के छत पर थे, जहां से बुर्ज में जाने का दरवाजा था। दरवाजे पर ताला लगा था
लेकिन कई जगह से दरवाजा टूटा भी हुआ था। हमने ध्यान से देखा तो देखा कि उसके ऊपर कुछ लाल धागे भी बंधे हुए थे और वहां एक छोटी सी कब्र भी बनी हुई थी, जो शायद उसी कपल की थी जो वहां मरे थे। उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था स्टे अवे, मतलब दूर रहो। ये सब देखकर हम चारों ही डर गए, लेकिन हमारा एक दोस्त जशन, जो कि हर वक्त मजाक करता रहता था, वो उन सब चीजों का भी मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा, कौन सा कपल है, सामने आओ, और पत्थर उठाकर बुर्ज के दरवाजे पर मारने लगा। हम सब उसे रोक ही रहे थे कि तभी बुर्ज के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, लेकिन उस दरवाजे पर तो ताला लगा था। और बस तभी ऐसी आवाज आई जैसे कोई बुर्ज के ऊपर से नीचे छत पर गिरा हो। हम भाग के उस तरफ गए, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त कोई हमारे पीछे से भागता हुआ बुर्ज की तरफ गया, लेकिन सिर्फ आवाजें आ रही थी, दिख कुछ नहीं रहा था। हम सब बहुत ज्यादा डर गए। अब हम वहां एक और पल नहीं रुक सकते थे। हम बिना कुछ सोचे समझे नीचे की तरफ भागने लगे। हम भागते हुए नीचे जा ही रहे थे कि हमें वहां एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिया। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक टॉर्च थी। उसने हमें रोका और बोला, क्या हुआ, कहां भाग रहे हो? हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो बोला कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, बस आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। लेकिन तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? हमने उसे सारी बात बता दी। हमारी बात सुन के वो बोला कि तुम लोगों को इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। यहां इस वक्त ऐसी चीजें घूमती हैं जो होकर भी नहीं है। हमें तो उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। फिर वो बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। लेकिन हम लोग उस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वहां बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन वो हमें बिल्डिंग के अंदर लेकर जाना चाहता था। हम लोग मना करके वहां से भाग गए। अगले दिन मुझे सुबह सुबह जशन का फोन आया। उसने बताया कि जब रात को वो अपने घर आया तो उसको अपने कमरे में किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था, लेकिन उसने उसको अपना वहम समझकर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने बताया कि वो जैसे ही सोने लगा, उसके सोते ही उसके कान में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उसी वक्त उठ गया, लेकिन उसके कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद करते ही उसको अपने चेहरे पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी आंखों के ठीक सामने एक औरत और आदमी खड़े थे। उन दोनों का चेहरा कुचला हुआ था और वो दोनों वहां खड़े उसे घूर रहे थे। ये देखते ही वो उछला और कमरे से भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसकी टांग पकड़कर खींच ली। वो वहीं बेहोश हो गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि मैं एक रात उसके साथ उसके कमरे पर रुकूं। मैं मान गया। उस रात उसके मम्मी पापा भी किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनको सुबह के 4-5 बजे तक ही वापस आना था। रात में उसके घर पहुंच के हमने कुछ देर टीवी देखा और फिर हम सोने चले गए। मैं बस सोया ही था कि एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं उठा तो देखा कि जशन ठीक मेरे सामने किसी छिपकली की तरह बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। यह देखकर तो मैं डर के मारे वहीं जम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं किसी तरह हिम्मत जुटा के कमरे से भागा और किचन के एक कोने में जाके छुप गया। मुझे पता था कि जशन भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पहले तो वो एक औरत की आवाज में मुझे बुलाने लगा, लेकिन जब मैं नहीं आया तो वो मुझे अपनी आवाज में कहने लगा कि यार तू कहाँ है, तू मुझे अकेला छोड़ के कहाँ भाग गया है। और फिर अचानक से वो किसी आदमी की गुस्से भरी आवाज में मुझे बुलाने लगा।
ये सब सुनकर मेरे दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। मुझे लग रहा था कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है। तभी मेरी नजर मेरे सर के ऊपर बनी एक खिड़की पर पड़ी। मैं उसी वक्त उठा और खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकला। भागते भागते मैंने सड़क पार कर ली। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि जशन वहीं उसी खिड़की पर खड़ा मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। मैंने उसी वक्त आशीष और मनप्रीत को फोन किया और वो कुछ ही देर में मेरे पास पहुंच गए। हमने जशन के मम्मी पापा को भी फोन कर दिया। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा आ गए। फिर हम तीनों उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर गए तो हमने देखा कि जशन घर के अंदर बेहोश पड़ा है और दीवारों पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। हमने सारी बात उसके मम्मी पापा को बता दी। फिर अगले दिन वो जशन को एक दरगाह पर लेकर गए। वहां बाबा ने बताया कि उसके ऊपर 2 आत्माओं का साया है। उसने उनकी बेइज्जती की है और उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने जशन को एक धागा दिया और कहा कि ये धागा और एक दिया उस कब्र पर जाकर जलाओ और उनसे अपनी गलती की माफी मांगना। उसने वैसा ही किया। ये सब करने के बाद फिर कभी जशन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन हम सब कैंटीन में बैठे यही बात कर रहे थे और हमें उस सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान आया जो उस रात हमें वहां घूमता हुआ मिला था सफेद कपड़ों में। हमें पता था कि कई सालों से कॉलेज में रात में कोई सिक्योरिटी वाला नहीं रुकता है, तो वो आदमी कौन था और वो हमें बार बार बिल्डिंग के अंदर चलने को क्यों कह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिक्योरिटी वाला था ही नहीं। उस जगह बहुत सारे कैदियों की मौत हुई थी और शायद वो भी उन्हीं में से किसी एक कैदी का भूत था। उस दिन अगर हम उसके साथ चले जाते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में मैं हॉस्टल में ही रहता था और हॉस्टल में खाने पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसलिए एक दिन ऐसे ही हम 3 दोस्त, जिनमें एक मेरा रूममेट था और एक मेरा जूनियर था, हम तीनों लोग देर रात तक बाहर घूमते रहे और फिर जब हम हॉस्टल आए तो रात के 12:30 बजे का टाइम हो चुका था। हमें भूख लगी हुई थी, इसलिए हम खाना खाने के लिए यूनिवर्सिटी के सामने बने एक ढाबे पर खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कॉलेज के ग्राउंड में 1-2 राउंड्स लगा लिए जाएं। वो ग्राउंड बहुत ही बड़ा था। हम लोगों ने बातें करते करते उसके 2 राउंड्स लगा लिए और फिर जब हम थक गए तो हम पार्क में ही बनी लकड़ी की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वो सीढ़ियां ठीक एक पीपल के पेड़ के नीचे बनी थी। वहां बैठे हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेरा दोस्त बोला, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हम हंसने लगे कि दिसंबर के महीने में तुझे गर्मी लग रही है, लगता है तू पागल हो गया है। लेकिन तभी मेरा दूसरा दोस्त बोला, यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यहां पक्का कुछ गड़बड़ है। मैंने आसपास देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर जैसे ही मेरी नजर उस पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे वो ऊपर पेड़ पर बैठी हमें देख रही थी। मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही थी। उसको देख के मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फिर मैं हिम्मत करके चिल्लाया, भागो यहां से। और हम जल्दी से उन सीढ़ियों से उतरने लगे। लेकिन हम जैसे ही उतरने लगे हमें लगा जैसे कोई ताकत हमें रोक रही है। मैंने अपने जूनियर की तरफ देखा तो देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल घूम चुकी थी
बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। वो हम दोनों को बोल रहा था कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैंने तभी अपने भगवान का जाप करना शुरू कर दिया। हम दोनों उसको अपने कंधे पर उठाकर वहां से भागने लगे। हमसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सपने में भाग रहे हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में। लेकिन जैसे तैसे हम धीरे धीरे उस ग्राउंड से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जाते ही मेरा दोस्त, जिसकी आंखें उल्टी हो चुकी थी, उसका वजन बहुत भारी होने लगा और इतना भारी हो गया कि वो हमारे कंधों से नीचे गिर गया। वो आंखें बंद होने के बावजूद भी बोले जा रहा था कि तुम लोग यहां से चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। वैसे तो हमारे कॉलेज ग्राउंड में देर रात तक स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं, लेकिन उस रात शायद ज्यादा देर होने की वजह से ग्राउंड में कोई भी नहीं था। उस वक्त रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे। हम दोनों जैसे तैसे उसको उठाकर कॉलेज के मेन गेट पर लेकर गए। वहां हमें गार्ड्स खड़े दिखाई दिए, तो हमने उन्हें दूर से ही आवाज लगाई। वो हमारे पास आ गए और उन्होंने कॉलेज की एम्बुलेंस को बुला लिया। हम लोग पास के ही पीजीआई हॉस्पिटल में पहुंच गए। एम्बुलेंस में हम दोनों भी उसके साथ गए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने उसको चेक किया तो बताया कि इसकी पल्स तो बहुत ज्यादा तेज चल रही है, ये बहुत सीरियस है। तुम लोग जल्दी से इसके मम्मी पापा को बुला लो, और मुझसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को बोला। हमने उसकी मम्मी को कॉल करके वहां बुला लिया, लेकिन उनको सारी बात नहीं बताई, नहीं तो सब लोग हमें पागल समझते। बस उनको यही बताया कि रजविंदर की पल्स बहुत तेज चल रही है और वो बेहोश हो गया है। उसका घर हॉस्पिटल से 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन रात को ट्रैफिक ना होने की वजह से उसके मम्मी पापा और उसका भाई 30-35 मिनट में ही वहां पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने हमको बोला कि रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी जाकर रेस्ट कर लो, अब हम संभाल लेंगे। लेकिन हमारे पास हॉस्टल जाने के लिए कोई कार या बाइक नहीं थी। हम एम्बुलेंस में ही वहां आए थे, तो हम पैदल ही हॉस्टल जाने लगे। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हमें वहां वही सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिया। हम उसके पास चले गए उसको थैंक्स बोलने के लिए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ था, तो हमने उसको सारी बात बता दी। हमारी बात सुनकर वो सब हैरान रह गए। वो बोले कि तुम लोग जिंदा कैसे हो। उसने बताया कि उस पीपल के पेड़ पर 6-7 साल पहले एक लड़की ने अपने आप को फांसी लगा ली थी, क्योंकि वो फेल हो गई थी, जबकि वो एक टॉपर थी। कुछ देर बाद हम अपने रूम पर चले गए और सो गए। फिर हम अगले दिन 1 बजे सोकर उठे। उठते ही हमने जल्दी से रजविंदर की मम्मी को कॉल किया और उसका हालचाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो लोग भी अपने घर आ चुके हैं। आंटी ने बताया कि जब से वो घर आए हैं रजविंदर अचानक से डर जाता है। उनकी बात सुनकर हम भी जल्दी से रजविंदर के घर पहुंचे और आंटी को सब कुछ सच सच बता दिया। आंटी ने अपनी मां को फोन किया और उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने रजविंदर को जल्दी से वहां उनके पास लेकर आने को बोला। हम भी उनके साथ जाना चाहते थे। पहले तो आंटी ने हमको मना कर दिया, लेकिन उनकी गाड़ी को अंकल लेकर गए हुए थे, इसीलिए वो मेरी गाड़ी से जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी नानी का घर 50 किलोमीटर दूर था। वहां जाते हुए रजविंदर की हालत और खराब होती जा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया कि आंटी ने कहा कि गाड़ी को वापस लो और हॉस्पिटल चलो। हमने उसकी नानी को फिर से फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ऊपर वाले पर भरोसा रखो और इसको चुपचाप मेरे पास लेकर आओ। उसकी नानी के घर पहुंचे तो वो हमें पास ही के एक पीर बाबा की दरगाह पर लेकर गई। हम दरगाह पहुंच गए। फिर उस दरगाह के बाबा हमारे पास आए, तो उनको देखते ही रजविंदर जोर जोर से चीखें मारने लगा। बाबा ने उस पर झाड़ा लगाया और कुछ मंत्र फूके और हमें उस कमरे से बाहर जाने को बोला। हम बाहर खड़े
सिर्फ उसकी चीखें सुन रहे थे। 1 घंटे बाद जब हमने रजविंदर को अपने पैरों पर चलकर आते हुए देखा तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम उसके गले लगकर रोने लगे। उसकी मम्मी, जो कि अंदर कमरे में ही थी, हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि तुम दोनों की वजह से ही इसकी जान बच गई, क्योंकि तुम दोनों उसको खींचकर ग्राउंड से बाहर लेकर आ गए थे। आंटी ने बताया कि उस रात उस लड़की ने रजविंदर को इसीलिए अपना निशाना बनाया था क्योंकि एक तो इसने खुशबू वाली कोई चीज लगाई हुई थी, और दूसरा इसने मीट खाया हुआ था, और तीसरा इसने उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर टॉयलेट किया था। और उसकी इस हरकत से वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई थी। आंटी की बात सुनकर हम दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जो बात आंटी ने बताई थी वो तो हम तीनों के अलावा किसी और को पता ही नहीं थी। जैसे उसका वहां टॉयलेट करना, ये तो सिर्फ हमें ही पता था। इतने में बाबा वहां आए और बोले कि इस बार तो उस लड़की ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार कभी तुम तीनों में से कोई भी रात में उस ग्राउंड में गया तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बाबा ने हमको भी एक ताबीज दिया और बोला कि उसको सिर्फ तब तक ही बांध कर रखना जब तक तुम लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। उस दिन के बाद से हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने 2nd ईयर पूरा करके 3rd ईयर में पटियाला के खालसा कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, और तब से हम कभी भी रात में कहीं नहीं जाते।